Hello and welcome to the YouTube channel of EduX Digital। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री का नया वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि 20 to 22 लेक्चर्स में हम लोगों को पूरे अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको टैकल करेंगे। एंशिएंट के बाद मेडाइवल और मेडाइवल के बाद मॉडर्न। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेन मॉडर्न में आते आते कुछ मेंस की भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके सामने करूं और आपको बताऊं कैसे करनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम अपने इंट्रोडक्शन पे वेस्ट करते हुए। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वर्ड से। जो वर्ड हिस्ट्री है उसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो वर्ड हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? तो हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि टू नो और टू बी नोन। ओके, तो कहीं भी क्वेश्चन आए कि क्या वो कौन सा वर्ड है जहां से वर्ड हिस्ट्री डिराइव किया गया है, तो वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि हिस्टोरिया है। ठीक है, अब देखो, ये जो वर्ड है ये पहली बार यूज किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। अब उनकी एक किताब में जिसका नाम था हिस्टोरिका। ओके, अब हेरोडोटस का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हिस्ट्री को एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाने में उनका एक अहम योगदान है। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, उसके पीछे का रोल है किसका? तो हेरोडोटस का। इसी कारण उनको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए ही उनको सीसरो द्वारा कहा गया है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है। ओके, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सीसरो कौन थे? देखिए यहाँ पे, सीसरो जो थे वो एक रोमन स्टेट्समैन थे, एक लॉयर थे, एक स्कॉलर थे, एक फिलोसोफर थे, एन ओरेटर, राइटर और एकेडमिक स्कॉलर थे। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया कि फादर ऑफ हिस्ट्री को क्या करा, इसको बताया, तो हेरोडोटस को बताया। ओके, ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, जो अपना ट्रेडिशनल चलते आ रहा है वो है एडी और बीसी। ठीक है, सपोज जो जीरो है वो क्या है? तो बर्थ ऑफ जीसस है। ठीक है, जो जीरो है वो बर्थ ऑफ जीसस है। तो जीसस के बर्थ के पहले जो चीज हो रही है वो बिफोर क्राइस्ट, और जीसस के बर्थ के बाद जो हो रही है वो एनो डोमिनी। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करा है कि बीसी जो है वो क्या है? तो बिफोर क्राइस्ट, और जो एडी है जिसको हम लोग एनो डोमिनी बोलते हैं वो आफ्टर जीसस बर्थ, या मतलब द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, अब देखो, अभी के प्रेजेंट टाइम पे जो एडी है वो एडी के जगह पे हम लोग सीई यूज कर रहे हैं। सीई का मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं? तो कॉमन एरा। और ऐसे ही बिफोर क्राइस्ट के जगह पे हम लोग बीसीई यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। और कहीं कहीं आपको किसी किसी नए नए बुक में आपको बीपी भी दिख सकता है, तो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो इन सबको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूं, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में या फिर किसी भी चीजों में कोई भी तरह की तकलीफ ना देखनी पड़े। ओके, बिफोर कॉमन एरा को भी मैं क्या करता हूं यहाँ पे? तो बोल्ड कर देता हूं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब देखो, हिस्ट्री पूरा का पूरा हिस्ट्री एक बार में तो नहीं पढ़ना होता है, हम लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को अपने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। ओके, तो बहुत सारे हैं, उनमें से हम पहले किसी किसी का नाम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लियोनार्डो ब्रूनी, इन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। उसके बाद से फ्लेवियो बियोंडो और क्रिस्टोफ सेलेरियस, ये भी लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड करा है। जेम्स मिल ने भी डिवाइड करा है, और विंसेंट ऑथर स्मिथ ने भी एक अपना कैटेगराइजेशन दिया है, किसको? तो हिस्ट्री को डिवाइड करने में। अब देखो, पहला पॉइंट हम पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफ सेलेरियस का।
जो क्रिस्टोफ सेलेरियस था वो पूरे यूनिवर्स के हिस्ट्री को, यूनिवर्सल हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है अपना एंशियंट, दूसरा है मेडाइवल, और जो थर्ड पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, तो न्यू पीरियड बोल रहे हैं। इसको वो न्यू पीरियड बोल रहे हैं, जिसको हम मॉडर्न कॉमन टाइम्स में बोलते हैं, उनको ये न्यू पीरियड बोल रहे हैं। और इन्हीं के इस डिवीजन के बाद से ट्राइपार्टाइट डिवीजन फेमस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पहला ट्राइपार्टाइट डिवीजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो, पहले से ही एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पहले से ही यूज हो रहा था। कौन था, कौन यूज कर रहा था, तो इटालियन स्कॉलर थे जिनका नाम था लियोनार्डो ब्रूनी, और उनके साथ थे फ्लेवियो बियोंड, ठीक है। अब देखिए, इन लोगों ने मिलके क्या किया, तो हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। इन्होंने भी ट्राइपार्टाइट डिवीजन दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे, आगे आते हैं, तो फिर हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि क्यों डिवीजन होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग को यह जान लेना चाहिए कि ट्राइपार्टाइट डिवीजन किस किस बेसिस पे हो रहा है। चलो हम आपको लिख के बताते हैं। ओके, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, पहला मान लो, पहला डिवीजन कोई करता है एंशियंट, मिडाइवल या फिर मॉडर्न बेसिस पे। और दूसरा जो डिवीजन हो सकता है वो किसके बेसिस पे हो सकता है, तो हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड, और बताइए, तो हाँ, ब्रिटिश एरा, ठीक है। और जो थर्ड चल रहा है इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड, अरे बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड करते हैं। अब देखो, तीनों टाइप का डिवीजन है, ये भी अपने अपने में एक ट्राइपार्टाइट डिवीजन ही है। इसका हेडिंग अगर हम लोग चाहें तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइपार्टाइट डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन तीनों के होने के पीछे कुछ तो होगा भाई, कि किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है। और सेकंड वाला कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड हो रहा है। आपको ऐसा पता होगा कि पॉलिटिकल कंट्रोल था, एंशियंट में हिंदुइज्म का ज्यादा था, मेडाइवल में मुस्लिम्स का ज्यादा था पॉलिटिकल कंट्रोल, और मॉडर्न टाइम्स में आते आते ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। अब ये जो प्री हिस्टोरिक है, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है, तो ये किस बेसिस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। ऊपर वाला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एरा जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल के बेसिस पे है। और थोड़ा सा आलसी भी हूं मैं, सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक। अब आपके जहन में आएगा एक क्वेश्चन, तो ये कहाँ का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स के बेसिस पे क्या है, तो ये प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, जहां पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं या रिटेन एविडेंसेस मिले हैं उनको कुछ और कहते हैं, जहां नहीं मिले हैं कुछ और मिलते हैं, जो डिसाइफर हो गए हैं उनको कुछ और बोलते हैं। सब अभी बताने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्लास को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स पे। ये देख लिया था हमने, ये भी देख लिया था, ये भी नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एरा या ब्रिटिश पीरियड का जो डिवीजन हमने लास्ट अभी लेटेस्ट अपने स्लाइड में बताया था। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी पेरियोडाइज, कैसे हम लोग बांट रहे हैं। तो 1817 में जेम्स मिल
काफी पॉपुलर है, नाम तो आप लोग जानते होंगे। एक इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। ये एक बुक निकालते हैं। बुक की नाम बुक का नाम होता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, नाम सुनिए, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एरिया, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। अब इस अपने बुक में वो क्या करते हैं कि वो इंडिया के पूरे हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड द ब्रिटिश एरिया। और इसी के कारण, उनके पॉपुलर होने के कारण, या फिर कह दो कि यही एक बुक ही थी जो चल रही थी, तो उसके कारण यही इसी टाइप का डिवीजन जाके आगे एक्सेप्ट हो गया और पॉपुलर हो गया। अब कुछ आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर इस टाइप से हम अपने इतिहास को देखते हैं तो? देखिए, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, डिवाइड करने का क्या काम है? क्वेश्चन तो आता होगा आपके दिमाग में कि क्या ही काम है, एक ही हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, अब क्या यहाँ मॉडर्न मेडाइवल क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है? तो सुनो, we do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. So, the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference. Okay, और ये जो डिफरेंस कहाँ कहाँ में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, तो अलग अलग पीरियड में जो भी चीज डिफरेंट हो रही हैं, उनको हम लोग को क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करना है। ओके, और ये हम लोग के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, अपने पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज को ये करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और एक और चीज दर्शाता है, तो क्या, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ओके, उस चेंज का क्या सिग्निफिकेंस था, पहले पीरियड से सेकेंड पीरियड में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या जाते हैं तो। ठीक है। अब देखो हैं, मिल ने सोचा था कि ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अब मिल भाई साहब सोचे थे कि जितना भी एशियन सोसाइटीज है, वो उनकी जो सभ्यता है वो यूरोप से तो कम ही है। और उनके हिसाब से, उनके हिस्ट्री के हिसाब से, जब तक ब्रिटिश आए नहीं थे तब तक, मतलब हम लोग एक तरह से अनसिविलाइज्ड थे, यही लोग आके हम लोग को सिविलाइज्ड किया है अकॉर्डिंग टू मिल। ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट आते हैं 1904 में वी ए स्मिथ। ठीक है, ये एक आयरिश स्कॉलर थे या आयरिश हिस्टोरियन भी बोल सकते हैं हम लोग इनको। ओके, अपना एक सिस्टमैटिक निकालते हैं बुक, और ये बुक होती है सिर्फ और सिर्फ एंशियंट इंडिया के बारे में। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बुक का टाइटल होता है, और ऑक्सफोर्ड प्रेस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है। आपको अगर ये पीपीटी चाहिए, ये या पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के लिए आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। हम आपको या तो टेलीग्राम से या किसी अन्य सुविधाओं से हम आपको ये सेंड कर देंगे। देखिए, अब हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग देख लिए कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एरा में क्यों डिवाइड हो रहा था, कौन कौन उसमें था, जेएस मिल था और विंसेंट ऑथर्स स्मिथ था, वीए स्मिथ थे। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का डिवीजन। हिस्ट्री का डिवीजन देखते हैं तो किस किस चीज में, प्री हिस्टोरिक भी मैंने बताया था क्या होता है, क्यों होता है, देखने का अब टाइम आया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड बोलो या फिर हिस्टोरिक पीरियड बोलो। ओके, अब क्या हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें? ऑब्वियसली, स्टार्ट करते हैं अपना प्री हिस्टोरिक एज। अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये जो भी नोट्स आपको है, ये वेल रिसर्च्ड है, आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्री हिस्टोरिक है, ठीक है, इसको एकदम सीधे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द पीरियड बिफोर द रिटेन रिकॉर्ड्स। जब कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अ हिस्ट्री फॉर विच नो रिटेन एविडेंसेस आर अवेलेबल, कोई भी लिखित प्रमाण उपस्थित नहीं है। और हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस।
हिस्ट्री तो लिखित तो कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन कॉइन्स पाए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स पाए गए हैं, पिलर्स पाए गए हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स पाए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, इस टाइम का सिविलाइजेशन ऐसा था। क्या सच में हम यूरोपियन सिविलाइजेशन से नीचे थे अकॉर्डिंग टू मिल? अब देखो, आते हैं डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज डिड द वर्क ऑफ रिवीलिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने लाया है? तो डॉक्टर प्राइमरोज ने लाया है। हु ऑब्टेन स्टोन टूल्स फ्रॉम द लिंगासुर, जो कि रायचूर में है। और ये काम कब किया था इन्होंने? तो 1842 में। ये काम कब किया था इन्होंने? तो 1842 में। ये है लिंगा सुगुर, LINGASUGUR। इफ आई फेल टू प्रोनाउंसिएट वेल, यू कैन वॉच द स्पेलिंग। ओके, अब देखो, इनके बाद आते हैं स्टुअर्ट पिगॉट। ये एक बुक लिखते हैं, उस बुक में बताते हैं कि प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या था, उसका हिस्ट्री क्या था। ठीक है, अब देखो, इस प्री हिस्टोरिक में दो एज आता है, जो अपना स्टोन एज होता है और अपना जो चालकोलिथिक एज होता है, वो दोनों अपना इसी एज में आता है। ठीक है, साइड चेंज करता हूं। ओके, प्री हिस्टोरिक के बाद प्रोटो हिस्टोरिक आता है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में देखो, एविडेंसेस तो आ गए थे, लेकिन उनका स्क्रिप्ट, जो लिपि बोलते हैं, लिपि क्लियर नहीं था। लिपि अभी तक कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया था। एक जेम्स प्रिंसेप का आप नाम सुने होंगे, वो क्या किया था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो अपनी वैदिक सभ्यता थी, दोनों आती है इसी में। सारी चीज हमारे पास, सारे साक्ष्य, रिटेन जितने भी एविडेंसेस है हम लोगों के पास मौजूद है। और रिटेन के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल भी मिल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये डिवीजन है रिटेन के बेसिस पे। ठीक है, तो उनकी इस रिटेन एविडेंसेस प्राप्त है, लेकिन किस लिपि में लिखी गई है वो प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में एक मोड़ी लिपि चलती थी, वो भी अभी हम लोग डिसाइफर करने में एबल हो गए, यहां तक कि हमारी एआई भी उसको डिसाइफर करने में एबल हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, 12 से। अब हिस्टोरिकल, अब ये ऐसा है 6th सेंचुरी के बाद से, जहां से लिटरली हम लोग सच में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने बुकिश में। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, उस हिस्ट्री को हम लोग हिस्टोरिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना आसान होता है, वो अपने हमारे किस में होता है, स्क्रिप्ट में है, पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपना हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। 6th सेंचुरी हो गया, इसके बाद से हम लोग 712 में किसका अटैक हुआ था, हुआ होगा किसी का, आगे आएंगे तो हम लोग जान जाएंगे। अभी ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की। आपको एक एक करके इसी पीपीटी बेसिस पे आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा, और आप इसको अगर राइट डाउन भी कर लें तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, हिस्ट्री के सोर्स पे आते हैं हम लोग, हिस्ट्री के सोर्स पे देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, अब एक एक करके बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को, क्या पता आप लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहले देखो इंस्क्रिप्शन, सेकंड में आ जाएगा अपना कॉइन्स, थर्ड में आ जाएगा अपना मॉन्यूमेंट्स, फोर्थ पे अपना स्टैचू, एंड फिफ्थ पे आ जाएगा अपना आर्ट एंड पॉटरी। ये सारी चीजें अपनी आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, सोर्सेज हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये लिखित नहीं होता है। ठीक है, ये समझो कि फिजिकल एविडेंसेस जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं फ्रॉम द वुम्ब ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ओके, देखो कॉइन्स, अब कॉइन्स की भी स्टडी को कुछ बोलते हैं, यस, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। फिर मॉन्यूमेंट्स, फिर स्टैचू, फिर आर्ट एंड पोट्री, एंड नंबर ऑफ फिजिकल थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम द वुम्ब ऑफ आवर अर्थ। ठीक है,
ये तो हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दो टाइप के सोर्सेज को हमेशा अपने जहन में रखना है। पहला जो हिस्ट्री का सोर्स हो सकता है आर्कियोलॉजिकल, और दूसरा जो सोर्स हो सकता है अपना लिटरेरी, लिखित स्रोत, और या फिर पुरातात्विक स्रोत। ओके, ये दोनों है। अब देखो आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आ गया, अपना इंस्क्रिप्शन आ गया, क्वाइंस आ गया, मॉन्यूमेंट्स आ गया, स्टैचू आ गया, आर्ट आ गया, पोट्री आ गया। ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल है, मतलब कि फिजिकल है। अब इसके साथ साथ क्या है, लिटरेरी सोर्स, लिखित प्रमाण, ठीक है, या फिर लिखित स्रोत जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो बहुत सारा चीज हो सकता है। अब बहुत सारी चीज में क्या हो सकता है, आप तो बोल के चले जाइएगा कि बहुत सारा चीज होता है, अब बच्चे सोचते रह जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो सुनो, जो लिटरेरी सोर्स होता है उसमें देखो, कोई अपना कोई रिलीजन, कोई सेक्ट अपना बुक पब्लिश कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल रिलीजियस टेक्स्ट ही पब्लिश हो, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी पब्लिश हो सकता है, जिसको हम लोग सेक्युलर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्युलर टेक्स्ट बोलते हैं। अब देखो रिलीजियस, सेक्युलर, और थर्ड क्या आता है, कुछ तो आता है, हाँ, फॉरेन ट्रेवलर का जो अकाउंट होता है वो भी। अभी के मॉडर्न टाइम पे कोई फॉरेनर अपने यहाँ आता है, वो क्या करता है, व्लॉग बनाता है, ठीक है, यानी कि वो भी एक अकाउंट रख रहा है उसका, ठीक है। और ये अलग बात है कि अभी हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो वीडियो के थ्रू अपने मेमोरीज को स्टोर कर रहा है। पहले के टाइम्स के जो भी ट्रेवलर्स आते थे, फॉरेन ट्रेवलर्स, वो अपना एक रिटन रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। देखो इसमें रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट में ब्राह्मण टेक्स्ट या फिर नन ब्राह्मण टेक्स्ट। जो वैदिक एज के टेक्स्ट थे, जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे, वो भी हो सकते हैं। और नन ब्राह्मण टेक्स्ट यानी बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन के जो टेक्स्ट होंगे, उनको भी तो रिलीजियस टेक्स्ट में रखेंगे। तो ये इनको हम लोग कर देते हैं एक, और नन ब्राह्मण को हम लोग कर देते हैं दो। ओके, अब इसके बाद से रिलीजियस टेक्स्ट को जरूरी थोड़े कि हम लोग बस रिलीजियस ही टेक्स्ट देखें, रिलीजियस टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग तो सेक्युलर टेक्स्ट भी तो हम लोगों को देखना है। तो सर सेक्युलर टेक्स्ट में कुछ तो नहीं याद आ रहा है, बताएंगे कि, सॉरी, हम बताएंगे कि सेक्युलर टेक्स्ट में क्या क्या आ सकता है। किसी ने अर्थशास्त्र लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य, कौटिल्य, पता नहीं किसने लिखा था। अर्थशास्त्र के साथ कुछ तो एक लव स्टोरी थी, मालविका अग्निमित्रम, किसने लिखा था, आप जानो भाई, सब तो नहीं बताएंगे, ठीक है। रघुवंशम, और कुछ, और कुछ, और कुछ, या फिर अष्टध्याय। ये सारी जो बुक्स हैं, ये सारी जो बुक्स नहीं बोलेंगे, रिटन एविडेंसेस हैं, ये किसी रिलीजन से नहीं जुड़ी हुई थी, ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, अष्टाध्याय, ये सारी सेक्युलर टेक्स्ट है। अब देखो ये एक पढ़ लिया हमने वैदिक टेक्स्ट, एक पढ़ लिया हमने सेक्युलर, ठीक है, नहीं वैदिक नहीं, एक पढ़ा मैंने रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में दो आते हैं, पहला वैदिक, फिर जिसको ब्राह्मण टेक्स्ट बोलते हैं जिसमें वैदिक लिटरेचर आता है, और सेकंड वन अपना है जो कि नॉन ब्राह्मण, जिसमें जैन आता है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट आता है। ये दोनों होने के बाद हम लोगों ने देखा सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर टेक्स्ट में क्या क्या था, जो भी राइटर अपना कुछ भी पब्लिश करे रिलीजन से हट के, वो आ जाएगा सेक्युलर टेक्स्ट में। और फॉरेन ट्रेवलर और फॉरेन राइटर का, जो अभी के टाइम के जो ब्लॉगर हैं, फॉरेन के ब्लॉगर, उनका जो अकाउंट है, तो वो आ जाएगा अपने इसमें। अब देखो हम लोग के यहाँ ग्रीक ट्रेवलर भी आए थे, चाइनीज ट्रेवलर भी आए थे,
तिब्बत के ट्रैवलर भी आए थे और अरब के ट्रैवलर भी आए थे, ठीक है। हेरोडोटस फिर आ गया, फिर हिकैटियस, ठीक है। ये सारे लोग आए थे और आने के बाद इनका एक ही फेवरेट था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का हिंदी क्या होता है? कुछ हिंदी में भी उसको बोलते हैं अलेक्जेंडर को, क्या बोलते हैं पता नहीं, सिकंदर क्या हो सकता है। अब ये तो थे ग्रीक थे, इनका पूरा हिस्ट्री अलेक्जेंडर पे ही टिका हुआ था। कोई बात नहीं, हम लोग क्रिटिसाइज करने नहीं आए, हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ने आए हैं। देखो, चाइनीज राइटर आता है, फाहियान आता है, सोंगयून आता है, हुएनसेंग आता है, इत्सिंग आता है, बहुत सारे लोग आते हैं और वो आके जिस रूलर के टाइम पे आते हैं वो क्या आके सारा बताते हैं कि हाँ इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा था, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा था, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा था, सोसाइटी ऐसी थी। ये सारी चीजें इन ट्रेवलर्स के अकाउंट से हम लोगों को पता चल सकती है। अब देखो, जो वैदिक लिटरेचर है वो दो पार्ट्स में बटी है, ठीक है। एक जो सुन के या फिर एक याद, पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं। पहला है श्रुति लिटरेचर और एक स्मृति लिटरेचर। कुछ तो है। ओ, पिक्स तो क्या होता है पता नहीं। भाई रामायण देखनी है, ठीक है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे एपिक्स होते हैं, ठीक है। या फिर कुरान हो गया, ये सारी चीज एपिक्स हैं। और जो वैदिक लिटरेचर, ये तो साइड कर दो भाई, इसको पढ़ा नहीं चाहिए। अब देखो श्रुति लिटरेचर, इसमें वेद आ जाएंगे, कितने वेद हैं? एक, दो, तीन, चार वेद हैं। और ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे श्रुति लिटरेचर में। और स्मृति लिटरेचर में वेदांग, षड दर्शन, अरे षड दर्शन, छह दर्शन था इंडियन फिलोसफी में, योग, मीमांसा, अरे कुछ तो था, कमेंट में बता दो, मेरे को तो पता नहीं है। फिर पुराण, फिर उपवेद, ठीक है। ये सारे चीज अपने लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर में आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब देखो, अब सर ये आप उस टाइम से आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी चिल्ला रहे हैं, आर्कियोलॉजी होता क्या है? तो भाई साइंस है, हर चीज में क्या है? साइंस है, ठीक है। आर्कियोलॉजी एक साइंस है जिसके थ्रू क्या होता है, तो नॉलेज ऑफ द मेटेरियलिस्टिक लाइफ, फिजिकल थिंग, मेटेरियलिस्टिक थिंग, सारी चीजें एक ही होती हैं। तो ऐसे करो, नॉलेज ऑफ द मेटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ पीपल ऑफ एंशियंट टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सकेवेटिंग द मटेरियल्स ऑफ द हिडन वुम्ब ऑफ द अर्थ। औरतें पहले काजल लगाती थी? अरे ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ मिला तो है, मर्क्यूरी वाला काजल लगाती थी। सर जिप्सम भी था क्या कहीं? हाँ जिप्सम कोटेड कहीं होता था, स्लिपरी से हटाने के लिए, मतलब फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। कहाँ होता था? ग्रेट बात पे था। अब कहाँ कहाँ से आप बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। एक बार हम लोग चल के देखते हैं, ठीक है। अभी नहीं चलेंगे, आने दो वो टाइम जब हम लोग आगे के लेक्चर्स को करेंगे। देखो, लिखा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम अभी से लिख दें कि हाँ, जो साहिल सर का जो चैनल था, साहिल प्रियम के जो सर थे, वही एक इंडिया के अकेले टीचर थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे, और कोई तो टीचर ही नहीं था। और अगर लिख के अभी हम कहीं गाड़ वाड़ दें, एक आता है ना टाइम कैप्सूल, टाइम कैप्सूल में लिख दें कि द साहिल प्रियम का जो यूट्यूब चैनल है वही बेस्ट है, वहीं से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसा करके हम डाल दें। जो रिटेन चीजें हैं वो हो सकती है कि वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा है जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। अगर हम बोले कि आईफोन चलता था, ठीक है, हम लोग के टाइम पे 2026 में आईफोन चलता था, और अर्थ के वुम से आईफोन निकल जाता है 1000 साल बाद,
तो एक फैक्ट रहेगा ना कि आईफोन चलता, नोकिया चलता था, नोकिया तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा तो लगेगा ना कि कुछ तो निकला, ठीक है। अब देखो, आर्क इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, आर हाईली ऑथेंटिक, ठीक है, बहुत ज्यादा सही होते हैं। और दे थ्रो लाइट ऑन द मैनी डार्क एजेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वेयर लिटरेरी सोर्सेज आर साइलेंट, ठीक है। जहां पे लिटरेरी सोर्सेज उतना स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, उनके साथ जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम लगाते हैं तो वो बोलने लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था सर। सर बता दीजिए कब हुआ था, अब रहा नहीं जा रहा है। पहले जानो किसने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि क्या थे, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। हाँ के भाई, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब सर बता दीजिए कब हुआ था, तो ओके लो, बैक करो, लिखो established इन, कब 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 कब, 1861, ओके। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हम लोगों ने ब्रिटिशर ने ब्रिटिशर ने ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको क्या किया था, वो क्या था, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। और उसी को हम लोग इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर बताते हैं, कि इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे करके एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया था। अब देखो, आपको बताए थे कि चार मेन टाइप का सोर्स आता है आर्कियोलॉजिकल में। इंस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या कोई लिख के चला गया, कॉइन्स में किस राजा का कैसा सिक्का था। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर सिक्का, अगर कॉइन्स ज्यादा मात्रा में पाया गया है तो तुमको क्या पता चलता है, कि कोई ना कोई मतलब जो भी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा होती थी। इससे क्या पता चलता है, कॉइन ज्यादा क्वांटिटी में है। और अगर कॉइन का क्वालिटी भी अगर अच्छा मिल जाए, मान लो बस सोने का ही सिक्का मिले, जैसे कि गुप्ता में, लेकिन क्या वो सोना प्योर था? नहीं था। उसका सोना प्योर था। कनिष्क 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 कनिष्क, अरे कनिष्क कौन सा डायनेस्टी है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर मॉन्यूमेंट्स आ जाता है, फिर स्टैचू आ जाता है, या आर्ट, मान लो कोई पॉटरी मिली है, BPW, ग्रेवेयर, पता नहीं कितने टाइप की पॉटरी हैं, पता है कितने टाइप की पॉटरी हैं। सारी चीजों के बारे में हम लोग डील करेंगे, आज पहली क्लास है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को हम लोग टैकल करेंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, ठीक है, जो कि एंशियंट इंडिया पे है, वो कहाँ, रॉक पे, पत्थर पे, पिलर पे, कॉपर प्लेट पे, वॉल्स पे, स्टैचूज पे गड़े हुए हैं। उनको डिपिक्ट किया, उसको उनको कहाँ लिखा गया है, कहाँ पे, इन सारे चीजों पे। और इसी इस एडिक्ट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से सबसे ओल्डेस्ट एडिक्ट कहाँ का है, कहाँ से मिला है, तो बोगोस्कोई अभिलेख, इसको हिंदी में बोलते हैं बोगोस्कोई अभिलेख, जो कि 1400 BC अराउंड का है, ठीक है। और इसमें चार वैदिक गॉड्स के नाम मिले हैं। कौन कौन, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिले हैं। कहां से, बोगोस्कोई में, टर्की में है, ओके। यहां से हम लोगों को क्या मिला है, तो चार वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं, इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य। और सबसे ओल्डेस्ट, ये तो हमें हर, टर्की तो इंडिया में नहीं ना है। अब देखते हैं हम लोग कि इंडिया का ओल्डेस्ट कौन है, तो अशोक के अभिलेख सबसे पुराने हैं इंडिया में, ठीक है। जो कि कब के पाए जाते हैं, तो 300 BC,
के 300 बीसी के हैं, ठीक है। कोई कोई कहीं कहीं पाया जाता है कि अशोक इंस्पायर हो गया था किससे, तो डेरियस से। अब डेरियस कौन था सर, पेरर डेरियस ही कह दे। ये जो डेरियस था वो कौन था, कोई बताएगा? अरे डायनेस्टी ही बता दो। चलो तब तक टाइप करते हैं हम। मनी डायनेस्टी। और हखमनी डायनेस्टी के साथ साथ हम लोगों को क्या लिख लेना चाहिए? साइरस। कुछ याद आ रहा है? अरे हटाओ, नहीं याद आ रहा है तो हम हटा देते हैं। क्या याद आ रहा है वो भी कमेंट में बताओ। ठीक है, अब देखो, अशोका इंट्रोड्यूस किया था क्या, उसी से इंस्पायर होके अशोका एडिक्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले एक स्कॉलर थे जिनका नाम था टिफिन थैलर। स्कॉलर का नाम क्या था, टिफिन थैलर। इनको मिला था अशोका का स्क्रिप्ट। अशोका जिस लिपि में लिखता था, किस लिपि में लिखता था, आगे मिलेगा किस लिपि में लिखता था, ठीक है। तो सबसे पहले 1750 में टिफिन थैलर को क्या मिला था, अशोका का स्क्रिप्ट मिला था। ओके, ठीक। और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के एडिक्ट को पढ़ा था, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में था। तो कुछ जेम्स प्रिंसेप की बात हमने पहले भी की थी, जिसका आंसर अब हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो, मेजर जो स्क्रिप्ट रहे हैं अशोका के एडिक्ट के, वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी में मिले हैं। मेजर जो उनके स्क्रिप्ट से जो लिपि थी अशोका की, वो किस में थी, तो ब्राह्मी में, ग्रीक में, अरमाइक में और खरोष्टी में थी। और जो कि पाकिस्तान से मिले हैं अशोक के, पाकिस्तान में कहा, तो शहबाज गढ़ी में मिले हैं। और जो कि मानसेरा में मिले हैं, जो कि वो भी पाकिस्तान में है, वो थी खरोष्टी, ठीक है। शिला लाघमान जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पे अरमाइक लिपि मिले हैं। और शार ए कूना अभिलेख कहाँ है, अफगानिस्तान में तो है, अफगानिस्तान में कहाँ है, नहीं पता है? नहीं है, दिख भी नहीं रहा है क्या, मैंने तो ऑलरेडी लिख के रखा है। अरे पढ़ के ही बता दो, अरे खुद के दिमाग में ही बता दो, ठीक है। अब एक और बात, शहबाज गढ़ी वाला जो ये खरोष्टी वाला है, इसके बारे में कुछ फैक्ट ही लिख ले। है कि ये एक पीवाईक्यू है। कहाँ का पीवाईक्यू है, तो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। सो जो पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है, सॉरी, जो आया है वो पढ़ाया जा रहा है, ओके, ठीक है। अब देखो, नीचे वाला जो है अपना शार ए कूना एडिक्ट, जो कि कांधार में है, जो कि अफगानिस्तान में है, वो बाइलेटरल है। बाइलेटरल माने दो, दो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है अरमाइक और दूसरा है ग्रीक, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अर्ली एडिक्ट्स, ठीक है, मतलब गुप्ता के देखो, हम लोग जैसे उनके, किनके, अरे उनके भाई, जीसस क्राइस्ट को जीरो लिए थे लाइन बताने के लिए। अब हम लोग गुप्ता पीरियड को जीरो लेके चल रहे हैं। तो गुप्ता पीरियड के पहले के जितने भी एडिक्ट्स हैं वो किस में है, प्राकृत भाषा में है। और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के जो है वो किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। गुप्ता में भी और गुप्ता के बाद भी संस्कृत बिकेम प्रोमिनेंट, ओके। देखो, सम नॉन ऑफिशियल एडिक्ट, जैसे कि भाई मेरा भी मन कर रहा है एक एडिक्ट खुदवा दूं, ठीक है। तो वैसे ही एक गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, जो कि एक एम्बेसडर है, राजदूत है, जिसका नाम क्या है, हेलियोडोरस है। उसने बेस नगर में करवाया है, ठीक है। इस एडिक्ट से हम लोगों को पता चलता है कि भागवत रिलीजन का डेवलपमेंट, ओके। गरुड़ स्तंभ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि भागवत रिलीजन का, सॉरी, गरुड़ स्तंभ कहाँ है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। गरुड़ पिलर एडिक्ट, ठीक है, और
किसने करा था? तो हेलियोडोरस ने करा था, ठीक है। तो इसके पीछे था। अब भाई भागवत रिलीजन क्या होता है, कोई बताएगा? वासुदेवाय, वासुदेव, कृष्णाज फॉलोअर, ठीक है। उन्हीं को उन्हीं को रिलीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भागवत रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से देख ले, गरुड़ पिलर पिलर कौन कराया था? तो हेलियोडोरस, जो कि एक एम्बेसडर था। कहाँ का था? तो ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है। और ब्रेसनगर विदिशा से था। नहीं, वहां पे मिला है ये पिलर, ठीक है। और इस पिलर से हम लोग को क्या पता चलता है? तो भागवत रिलीजन का डेवलपमेंट पता चलता है, जो कि इंडिया में कब होता है? तो सेकेंड सेंचुरी में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स, उनसे रिलेटेड रूलर और कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद से आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 से 12 तो बिना बताए हुए मेरे को जाना सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उदयगिरी भुवनेश्वर में है, और किस रूलर के द्वारा ये किया गया था? तो ये अभिलेख था के टाइम के रूलर का नाम है, इनसे रिलेटेड रूलर है कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल थे उस टाइम पे। देखो, खारवेल के पीरियड का ये क्या बताता है? सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन। खारवेल के पीरियड में क्या हुआ था, क्या किए थे, कैसा सोसाइटी था, ये बताता है। और अनडेटेड है, मतलब कि पता नहीं कब का है, पता नहीं किस ईयर की बात हो रही है, अनडेटेड रिकॉर्ड है। आपको पूछना चाहिए कि सर खारवेल कौन सी डायनेस्टी था? लो भाई, कौन सी डायनेस्टी था, ठीक है। और एक और बात जानना जरूरी है कि खारवेल कौन से रिलीजन को फॉलो करता था? तो जैनिज्म को फॉलो करता था, ठीक है। ये बताता है कि, ठीक है। और इस पिलर के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पहले हाईलाइट करते हैं, तब हम इसको बताते हैं। ये बताता है कि जो महापद्मानंद है, महापद्मानंद, भाई बताना तो पड़ेगा, कौन है महापद्मानंद? जो महापद्मानंद है, कहाँ गए भाई, सॉरी, महापद्मानंद, जो महापद्मानंद है वो कौन सी डायनेस्टी से आता है? नंद डायनेस्टी। ये जो महापद्मानंद है वो अटैक करता है किसको? कलिंग को, और वहां से एक जिन की मूर्ति लेते जाता है, और ले जाके उसको कहाँ रख देता है? तो पाटलिपुत्रा में उसको रख देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जूनागढ़ अभिलेख को, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। ये किसके टाइम में हुआ था? तो शक रूलर रुद्रदामन के टाइम का ये बात है। इसमें रुद्रदामन के पीरियड के बारे में बताया गया है कैसा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सबसे डिटेल्ड था और प्योर संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। इससे हम लोग को ये भी जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गवर्नर सौराष्ट्र प्रोविंस के जो थे, कौन थे? तो पुष्यगुप्त और उनके बेटे, पुष्यगुप्त के बेटे चक्रपालिट नाम था उनका, उनके बारे में पता चलता है, जिन्होंने सुदर्शन लेक बनाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक देयर, ठीक है। तो क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे उनके स्वराष्ट्र प्रदेश के गवर्नर ने, उनका नाम क्या था? पुष्यगुप्त, उनके बेटे ने मिलके बनाया था, तो सुदर्शन लेक बनाया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नासिक अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या? नासिक अभिलेख। इनके टाइम के रिलेटेड रूलर कौन है? तो गौतमी बालाश्री। ये नाम सुना, गौतमी कुछ नाम सुना लग रहा है, तो हाँ, गौतमी जो नाम है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी का, ओके। जूनागढ़ हो गया।
और ये नासिक अभिलेख चल रहा है। ठीक है। अब देखो, इसमें इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, तो सातवाहना डायनेस्टी और उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में इसमें जानकारी है। इसके बाद से आते हैं हम लोग प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। होता है ना कि प्रशस्ति मतलब होता है एक तरह से तारीफ। ठीक है। जैसे कि कोई तारीफ करे कि साहिल सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पीपीटी बना के लाए हैं, मतलब क्या ही बोले, इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि मजा ही आ जा रहा है। तो ये हुआ साहिल सर की प्रशस्ति, उनके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलना। अरे साहिल सर तो महान है, साहिल सर तो इतने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, साहिल सर तो हाथी पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये है वो है। ठीक है। तो ऐसा जो भी चीज है इसको बोलते हैं प्रशस्ति। और इसको हिंदी में अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले प्रयाग प्रशस्ति से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। किसके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो लिखा तो समुद्रगुप्त नहीं ना होगा, इसके द्वारा कंपोज्ड है, तो कंपोज्ड बाय हरिसेन है। ठीक है। और एक और बात, संस्कृत लैंग्वेज है और ब्रह्मी इसकी स्क्रिप्ट है। ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश मालवा में मिला है, जिसको हम लोग दशपुरा अभिलेख भी कहते हैं। इससे रिलेटेड रूलर है यशोधर्मन। अब देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है। यशोधर्मन, ये जो यशोधर्मन है ये है मालवा के रूलर। ठीक है। और एक आता है यशोवर्मन एंड यशोधर्मन आर नॉट द सेम। ओके। यशोवर्मन बिलोंग टू कन्नौज। ठीक है। यशोवर्मन, ये इसको ब्रैकेट में कर लो, उससे रिलेटेड नोट्स ये नहीं है। लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यशोधर्मन भी आ जाता है, तो देख के लोग 5 मिनट सोचने लगते हैं कि यशोधर्मन और यशोवर्मन सर क्या क्या पढ़ाए थे, पता नहीं क्या। तो बस समझना है कि जो मालवा रूलर थे यशोधर्मन, उनका है मंदसौर, उनसे रिलेटेड है मंदसौर अभिलेख। और जो यशोवर्मन है वो कहाँ के थे, तो वो कन्नौज के थे। ठीक है। इसमें विक्ट्री है किसका, यशोधर्मन ओवर कुण किंग मिहिर कुल। ठीक है। यशोधर्मन का विक्ट्री है किसके ऊपर, तो मिहिर कुल के ऊपर। अब मैं मंदसौर के बाद आता है क्या, तो ऐहोल, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये कहना सच होगा कि ये चालुक्य वातापी से बिलोंग करते थे। चालुक्य वातापी मतलब ये बताएंगे। ठीक है। चालुक्य वातापी, ये आप क्या भी हटाओ इसको अभी। ठीक है। सिंपली समझो, रिलेटेड रूलर इस टाइम के हैं, एहोल इंस्क्रिप्शन के रिलेटेड रूलर है पुलकेशिन द्वितीय। ये वार के बारे में पता चलता है हमको इस अभिलेख से कि हर्षा और पुलकेशिन द्वितीय के इसमें झगड़ा हुआ था, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। एहोल के बाद आता है ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख में क्या है, तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार किंग मिहिर भोज इससे रिलेटेड रूलर है। इसमें गुर्जर प्रतिहार रूलर और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है। और मिहिर भोज के रेन के बारे में भी हमको पता चलता है, गुर्जर प्रतिहार रूलर के बारे में भी पता चलता है। अब आते हैं हम लोग इनर इंस्क्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भीतरी अभिलेख। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भीतरी
इनर इंस्क्रिप्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भीतरी अभिलेख बोलते हैं। अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के नहीं आना है, इसको ही बोलते हैं भीतरी अभिलेख। ठीक है, इसी को बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जो कि सैदपुर यूपी में है। ठीक है, इसमें स्कंदगुप्त के पीरियड के बारे में क्या है, डिटेल है। और इसके साथ ही साथ हुण अटैक हुआ था कब, कहां पे, तो गुप्ता इंपायर पे, उसके बारे में भी इसमें जानकारी हम लोगों को मिलती है। ओके, देखो आगे, देवपद इंस्क्रिप्शन जो कि वेस्ट बंगाल पे मिला है। इसमें विजय सेन के रेन के बारे में पता चलता है। उसके बाद से आते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग देवपद देख लिए, इनर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कुछ बता देना सही रहेगा कि यही एक ठीक ठाक था। मतलब कि क्या, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करने के साथ साथ यही एक लास्ट कंपिटेंट रूलर था। लास्ट कंपिटेंट रूलर क्या था, कौन था, तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, भीतरी अभिलेख को ही हम लोग इनर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। देवपद के बारे में भी हम लोग देख ही लिए थे, वेस्ट बंगाल में से आता है। अब देखो, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, धनदेव। धनदेव क्वेश्चन आ सकता है, धनदेव कौन से डायनेस्टी का था, तो सुंग डायनेस्टी। सॉरी, बार बार आई लिखा जा रहा है। ठीक है, सुंग डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो, अयोध्या इंस्क्रिप्शन है वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो कि सुंग पीरियड के बारे में बताता है। जो कि किसके द्वारा में लिखा गया था, तो धनदेव के द्वारा, रूलर के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, कि किसके सक्सेसर थे, तो पुष्यमित्र के सक्सेसर थे। ठीक है, इट मेंशंस टू अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म बाय द पुष्यमित्र, और इसमें पुष्यमित्र के बारे में यह भी बताया गया है कि पुष्यमित्र ने अपने रेन में, अपने रूलिंग पीरियड में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ में मतलब क्या, कि एक यज्ञ होता है जिसमें हम लोग घोड़े को, वी सेट द हॉर्स फ्री, और जितना दूर तक जाता है घोड़ा, वो उतना दूर का एरिया उस पर्टिकुलर किंग का हो जाता है। और अगर बीच में कोई उस घोड़े को रोकता है, तो सीधे समझो कि वो एक लड़ाई, वॉर अनाउंस हो गई। अब वो लड़ाई होगी, और अगर वो जीत गए तो ठीक है, और अगर मान लो पुष्यमित्र हार गए, तो फिर वो जमीन उनको उतना, वो वाली एरिया उनको नहीं मिलेगी। अब देखो, पतंजलि जो थे वही इन यज्ञ को करवाए थे पुष्यमित्र के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महास्थान पे। जो महास्थान है, अब एक और क्वेश्चन, एक और बात, ये जो है इसको भी नोट कर लो, यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अब जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ का है, तो ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में क्या अशोक था, खंड भारत। ठीक है, इससे रिलेटेड जो रूलर है वो कौन है, अशोक है। ये जो महास्थान है ये किससे रिलेटेड है, तो मौर्यन रूलर अशोक से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ओल्डेस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है, कि कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है, और देखो, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो एविडेंस बनाता है फेमाइन रिलीफ इफोर्ट मेड ड्यूरिंग द, अकाल से बचने के लिए जो जो कार्य अशोक ने करवाए थे, जैसे कि उन्होंने लिखाया था कि कुछ कुछ अनाज बचा लो, फ्यूचर टाइम के लिए कुछ सेविंग करो। ये सब चीजें अशोका के टाइम की पता चलती है। अब सेकेंड लास्ट हम लोग का आता है एरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और भानुगुप्त जो है, उस वो इसके रिलेटेड रूलर है, कौन है, ठीक है, भानुगुप्त थे। अब देखो, इसमें गुप्त गुप्त राजा थे भानुगुप्त, और एक इसमें स्टोरी आती है किसकी, तो गोप राजा की। गोप राजा एक वॉरियर होते हैं, सैनिक कह सकते हैं। और ये जो सैनिक थे वो बैटल में मर जाते हैं। उसके साथ बैटल होता है, बैटल विथ हूणा।
हुण या फिर विथ हुण, बैटल विथ हुणा, हुणा अटैक होता है, उसमें इनकी जान चली जाती है। तो ये एक फर्स्ट एपिग्राफिक क्या है, एविडेंस है। इसी मतलब कौन, एरन अभिलेख एक ऐसा पहला एपिग्राफिक एविडेंस है जहां पे सती के बारे में पता चलता है। ठीक है, किससे, तो भानुगुप्त के इंस्क्रिप्शन से। देखो, हम लोगों का आता है लास्ट सोहगौरा इंस्क्रिप्शन, जो कि गोरखपुर में जाके देख सकते हैं, गोरखपुर यूपी में, और इससे रिलेटेड रूलर भी हैं, वो कौन है, अशोक है। ठीक है, ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ओके, और माइन, अकाल से बचने के तरीके भी इसमें बताए गए हैं। सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द एरिया। ठीक है, उस एरिया में, उस कंट्री में ये पहला ऐसा कॉपर, मतलब सबसे पहला नहीं बोलेंगे, हाँ पहला ही बोलेंगे, रॉयल ऑर्डर है जिसमें बताया जाता है कि फूड ग्रेन्स को हम लोग को क्या करना चाहिए, तो बचा के रखना चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे एंशिएंट हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और हमारी टीम मोटिवेटेड रहे, और आपके एग्जाम की ओर हम दोनों अपने ही इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें। अगर आपको कुछ सुझाव अगर मुझे देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।